तो इस सेशन में हम आपको एक एग्जांपल के तौर पर एक ऑलरेडी एक जो प्रपोजल है ये भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम इसमें डिस्कशन करेंगे अबाउट द डेटा कलेक्शन प्रोसीजर एंड डेटा एनालिसिस प्रोसीजर। तो जैसे यहाँ पे आपको ये एक ऑलरेडी प्रपोजल जो सबमिट हुआ है और जो अभी इसमें जीसी अप्रूवल बाकी है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे शायद मिस्टेक होंगे। मिस्टेक मीन कि सुपरवाइजर की तरफ से तो ये हमने अप्रूव किया है, लेकिन जो जीसी यानी ग्रेजुएट कमेटी जो एमएस लेवल में फिर ये प्रेजेंट करते हैं पैनल के सामने, तो वहां से फिर सजेशन आते हैं कि ये इस तरह करो, ये उस तरह करो, उससे और बेहतरी आ जाएगी। तो करेक्शंस आप नहीं कह सकते, सजेशन कह सकते हैं। तो ये एक एमएस मास्टर के स्टूडेंट की एक प्रपोजल है जो आपके सामने हम डिस्कस करते हैं। सो दिस इज एक्चुअली द टाइटल: translation, culture adaptation, and psychometric evaluation of the Urdu version of the Oxford HIP score as psychometric study design. सही, 6 months फिर this institute name, फिर ये टाइटल हो गया, and this is in the introduction. अब you can see here there is a citation in each and every sentence। जहाँ पे हम देख रहे हैं the citation is being present there। और ये citation अगर आपको देखे तो ये हाईलाइट नजर आ रही है। इसका मतलब है कि ये किसी बिब्लियोग्राफिक सॉफ्टवेयर से की गई है। इफ अगर मैं यहाँ पे एक सिर्फ लिख दूं कि टू, ये मैं जनरली टू लिख देता हूँ, तो इसको मैं इस तरह करूँ तो ये देखिए ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो डार्क ग्रे आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये मैनुअली ये साइटेशन की गई है, एंड देयर इज नो हाइपरलिंकिंग ऑफ दिस this link at this citation। So this is the introduction। We can see ये एक पैराग्राफ है, this is in the second paragraph, और ये पे थर्ड पैराग्राफ से तीन पैराग्राफ इसमें आप देख सकते हैं। थर्ड पैराग्राफ जो है ये रेशनल रिलेटेड है। दिस स्टडी एम टू द दिस स्टडी अगेन अपर असिस्टेंट टू द क्लिनिशियन, तो ये उसके रेशनल है। और यहाँ तक जो है इसकी टोटल नंबर ऑफ ये वर्ड्स हैं। अगर हम इसको काउंट करें कि हाउ मेनी वर्ड्स इट हैज बीन रिटन, तो वी में जाएंगे और ये है 338 वर्ड्स। तो आप बिल्कुल कम है, आप इसको और भी एक्सपेंड कर सकते हैं। एटलीस्ट इट शुड नॉट बी मोर देन 1.5 पेज और 2 पेजेस। ये फिर इसका इसने 3 ऑब्जेक्टिव लिखे, चूंकि ये वहां पर आप देखिए हमारे 3 आउटकम है, तो इसने 3 ऑब्जेक्टिव लिखे, बहुत कंसाइज: टू ट्रांसलेट, टू असिस्ट। सही है। एंड इसके बाद ये ऑपरेशन डिफिनेशन की क्रॉस कल्चर एडेप्टेशन के क्या मतलब है, टाइटल में था cross cultural adaptation, translation, and psychometric evaluation of that Urdu version of the Oxford HIP score। अगर आप इसमें देखें यहाँ पे ये डिफिनेशन लिखे, क्रॉस कल्चर एडेप्टेशन किसे कहते हैं, वैलिडेशन इन अपडेशन एंड ऑक्सफोर्ड हेल्थ क्वेश्चनियर। ये उन्होंने फिर मेथोडोलॉजी में स्टडी डिजाइन है, स्टडी सेटिंग है, रीडिंग हॉस्पिटल पेशर। अच्छा, ये अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि जब वो मल्टीपल जगहों से डेटा लेते हैं तो लिखते हैं कि टर्शियरी केयर हॉस्पिटल ऑफ पेशावर। तो इस तरह नहीं, आप टर्शियरी केयर बिल्कुल लेके, लेकिन साथ नाम मेंशन करें कि ये प्राइवेट्स होंगी, ये पब्लिक हॉस्पिटल्स होंगी। पब्लिक हॉस्पिटल्स में कौन कौन, क्योंकि अभी तो आप प्रपोजल लिख रहे हैं, माइट भी आपको किसी जगह से इजाजत ना मिले, तो आप तमाम जो एक्सपेक्टेड सेंटर्स है उस तमाम के नाम लिखेंगे, फिर देन यू विल विजिट इंडिविजुअली और उनसे फिर डेटा कलेक्शन प्रोसीजर के बारे में इजाजत मांगेगी वहाँ के मोस्ट अथॉरिटेटिव पर्सन से, हाईएस्ट अथॉरिटेटिव पर्सन से। अगर आपको इजाजत मिलती है तो सही है, नहीं मिलती तो आप फिर इसको थीसिस में अपनी सेटिंग से रिमूव करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप इसको स्पेसिफिकली सेंटर का नाम लिखेंगे और इन सब से डेटा कलेक्शन जो है ये जरूरी है। तो study duration will be 6 months। The sample size, as there is no hard and fast rule, जब when you are doing the psychometric study तो उसके तो कोई कैलकुलेशन या उसकी जरूरत नहीं है। एंड नाम प्रोबेबिलिटी कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक ये यूज किया गया है। फिर ये देखिए, दिस इज द इंक्लूजन क्राइटेरिया इंडिविजुअल रेंजिंग फ्रॉम 18 to 70 year old, encompassing both male and female। इस तरह पेशेंट इधर पोस्ट टेबियल हेपाटोप्लास्टी पीपल, जैसे ये मुख्तलिफ किस्म की उन्होंने इंक्लूजन क्राइटेरिया बुलेट फॉर्म में लिखा है, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बुलेट फॉर्म में लिखा है। तो जैसे अब ये देखिए, डिजीज पेशेंट विद सिवियर डायग्नोज कोमॉर्बिडिटीज, क्रोनिक डायबिटीज एंड सिवियर हार्ट डिजीज, क्रोनिक किडनी डिजीज एंड सिवियर हाइपरटेंशन। तो आप जो है जब लिखते हैं तो ऐसे मेटाबॉलिक कंडीशंस
मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स या अदर सिस्टमिक डिजीज जो आपकी मैकेनिकल डिजीज उसको आप बायस कर सकते हो, तमाम को आप एक्सक्लूड करेंगे। सही। एंड वी कैन सी द पेशेंट हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी। जरूर लिखी बेशक जो कंसेंट साइन करते हैं सिर्फ वही स्टडी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, जो सिस्टमेटिक रिव्यू करते हैं तो सिस्टमेटिक रिव्यू में आप स्टडी सेटिंग तो लिखेंगे, स्टडी डिजाइन तो लिखेंगे, सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस, लेकिन फिर यहाँ पे स्टडी सेटिंग की बजाय आप फिर डेटा बेसिस, क्योंकि आप डेटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे, डेटा बेसिस से कलेक्ट करेंगे। सो इफ यू आर राइटिंग द सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस तो फिर जो है आप स्टडी सेटिंग के बजाय आप डेटा बेसिस के नाम लिखें। जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, प्रपोजल लिख रहे हैं फॉर सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस, तो उनके लिए प्रीवियस लिए हमने एक वर्कशॉप दिया था कि हाउ टू राइट द प्रपोजल फॉर द सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। तो उसकी ऑलरेडी वीडियोस मौजूद है, लिंक मैं आपको शेयर करूंगा यूट्यूब पे, वहां से वो पूरी प्रपोज स्पेसिफिकली सिस्टमेटिक रिव्यू के लिए वो सारे डिस्कशन है। जिस तरह आज हम स्पेसिफिकली क्रॉस सेक्शन स्टडी के लिए डिस्कस कर रहे हैं, दैट वाज स्पेसिफिकली कस्टमाइज्ड फॉर द that systematic review and meta analysis। तो उसके बाद जो है ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हो गया एंड डेटा कलेक्शन अप्रोच। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि तकरीबन ये सब लोगों का एक जैसा होगा कि जब आप डेटा कलेक्शन प्रोसीजर लिखते हैं तो सबसे पहले आप अपने टॉपिक को अपनी यूनिवर्सिटी की जो जीसी है अपने प्रपोजल उससे इम्प्रूव करना होगा। जो आईपीएमआर से अगर आप कोई है तो वहाँ पे हम इसको ग्रेजुएट कमेटी कहते हैं। व्हेन आई वाज इन सीएस इंस्टीट्यूट तो वहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट की थी, ये कमेटी बनाई थी आईआरसी के नाम से, इंस्टीट्यूशनल रिसर्च कमेटी के नाम से। मैट भी बाकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी और नाम से हो, तो जो भी कमेटी वहाँ पर है जो रिसर्च हवाले से, वो इसको इसकी अप्रूवल जरूरी है, वो भी आपको इथिकल अप्रूवल भी दे देंगे। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि जब आप प्रपोजल रेफरेंस करते और आपके प्रपोजल जो है ये आप एक्सेप्ट हो जाए तो विद इन द नेक्स्ट वीक जो है आप जो ग्रेजुएट कमेटी से अपनी स्टडी की इथिकल अप्रूवल सर्टिफिकेट जरूर लें, क्योंकि आप थीसिस में इसकी जरूरत पड़ेगी और जब आप अपनी स्टडी को पब्लिश करते हैं तो फिर आपको इथिकल अप्रूवल सर्टिफिकेट की जरूरत होगी और उस टाइम पे शायद आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंटल और उस चीज की सबमिट करने की जरूरत होगी। तो अभी रिसेंटली आपकी प्रपोजल डिफेंस हो जाती है तो आप नेक्स्ट वीक से अगर आपको अप्रूवल मिल जाती है तो नेक्स्ट वीक की एक वीक के अंदर अंदर आप इथिकल अप्रूवल सर्टिफिकेट भी आईपीएमआर की या अपने इंस्टीट्यूट की जो रिसर्च कमेटी है उनसे अपने लिए ये ले लें। So upon the approval of the IPMR Graduate Committee and the Ethical Review Board of Khyber Medical University Peshawar, the translation process will be। आप इसके बाद क्या करोगे मैं जनरली बता देता हूँ कि ये सबसे पहले आपने जीसीसी अपने इंस्टीट्यूट से इसको अप्रूव करना है। उसके बाद जब आपको मिलेंगे तो आप अपने डायरेक्टर जो आपके इंस्टीट्यूट के हेड है, सपोज दैट इज द डायरेक्टर ऑफ आईपीएमआर या दिस इज द प्रिंसिपल इन द नॉर्थ वेस्ट, या कोई भी जो इंस्टीट्यूट का जो हेड है, चेयरमैन है और प्रिंसिपल है और डायरेक्टर है, कोऑर्डिनेटर है सपोज, वहां से आप एक अथॉरिटी लेटर लेंगे। उसमें ये मेंशन होगा, आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होगी, उसमें ये लिखा होगा कि दिस इज आवर स्टूडेंट ऑफ द 10th सेमेस्टर, दिस इज स्टूडेंट ऑफ 8th सेमेस्टर, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ बीएस रेडियोलॉजी, बीएस मेडिकल इमेजिंग, बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी, बीएस आइडियोलॉजी और द बीएस प्रोस्थेटिक एंड सो ऑन। और ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसका टाइटल ये टाइटल है और ये इस डेट को जीसी मीटिंग में ये ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी हैं। आप इसके बाद जो है ये आपके इंस्टीट्यूट से, आपके ऑर्गेनाइजेशन से ये डेटा हासिल करना चाहते हैं तो काइंडली इसको अप्रूवल दे दें, इसको परमिशन ग्रांट कर लें और इसको जो भी इसकी हेल्प करेगी वो आप उसमें उसके साथ कोऑपरेशन कर ले। तो ये एक रिक्वेस्ट फॉर्म जो अथॉरिटी लेटर उसको कहते हैं, ये आप डायरेक्टर साहब या चेयरमैन साहब जो उससे साइन करके आप ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाएंगे और उस ऑर्गेनाइजेशन से आप उसी लेटर पर, ओरिजिनल लेटर पर रिटर्न जो है उसका आप उस पर लिखना जरूरी है कि वो आप उनसे लेके यू आर अलाउड टू कलेक्ट द डेटा। एंड फिर उसको ये भी लिखते कि यहाँ की जो भी स्टाफ होगी उनसे आप कह दे कि प्लीज कोऑपरेट विद दीज इन्वेस्टिगेटर्स इन दियर डेटा कलेक्शन। फिर उस अथॉरिटी पर्सन का सिग्नेचर प्लस स्टैंप ये आप उस लेटर पर लेंगे। ये बहुत जरूरी है, आप अपनी थीसिस में लगाएंगे। आपके जब एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे और आपके थीसिस डिफेंस होगी तो आपसे पूछे जा सकता है कि आप अपना डेटा कलेक्शन अप्रूवल लेटर दिखा दें। तो जिस हॉस्पिटल से, जिस ऑर्गेनाइजेशन से, जिस सपोज इंस्टीट्यूट से या
किसी जगह से जहां से एक प्रेमिसेस में आता है, उसके अपने प्रेमिसेस, उससे आप इजाजत लेना जरूरी है। इफ यू आर कलेक्टिंग द डेटा फ्रॉम द कम्युनिटी, सपोज आप टैक्सी ड्राइवर से ले रहे हैं, तो फिर वहां पे इसकी जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट स्टेप इसको स्किप करोगे और नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? दिस इज द स्क्रीनिंग। अब स्क्रीनिंग क्या है? जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आपने ऊपर बयान की होती है, उसी के मुताबिक आप देखेंगे कि आया दिस पार्टिसिपेंट इज एलिजिबल फॉर माई स्टडी। आप इंक्लूजन एक्सक्लूजन पर अप्लाई करेंगे। अगर एलिजिबल है तो फिर आप उसको एक डॉक्यूमेंट देंगे जिसमें कंसेंट फॉर्म कहते हैं। आप अपने प्रपोजल के साथ कंसेंट फॉर्म जरूर सबमिट, जब आप प्रपोजल डिफेंस के लाएंगे तो आप सबके पास जो है ये कंसेंट फॉर्म जो है ये जरूर होनी चाहिए। वो आप लोगों के साथ आपके सुपरवाइजर शेयर करेंगे या हम आपके साथ शेयर कर सकेंगे। एक सैंपल के तौर पर प्रपोजल के साथ ये आएगा कि हर एक पार्टिसिपेंट उस पर सिग्नेचर करेगा और जो सिग्नेचर नहीं करता वो थंब इम्प्रेशन लगाएगा, जिसमें मुख्तलिफ क्लास होते हैं कि मैं वॉलंटियरली इसमें डेटा ले रहा हूँ, मेरा डेटा जो है किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, ऐसी डेटा मेरी शेयर नहीं की जाए जिससे मेरी पहचान हो जाए, और ब्ला ब्ला बहुत सारी इसमें 7-8 बात इस तरह होती हैं। तो जब वो कंसेंट साइन करता है फिर आप उनको क्वेश्चनेयर, जिससे डेटा कलेक्शन टूल है, उसके मुताबिक आप उनसे डेटा कलेक्ट करेंगे और डेटा कलेक्शन के बाद आप इसको फिर स्पेसिस या दूसरी सॉफ्टवेयर फॉर स्टडी उसमें आप एंट्री करेंगे। दैट विल बी द एंड ऑफ योर डेटा कलेक्शन प्रोसीजर। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे, अक्सर स्टूडेंट से गलती कहाँ क्या होती है कि या तो जो जो स्टडी होती है, मतलब जो डेटा कलेक्शन जो टूल यूज होती हैं, वो ही टूल जो है वो क्या कर देते हैं, उसमें डिटेल मेंशन नहीं करते कि ये क्वेश्चनेयर है, इसकी इतने क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन का इतना स्कोर है। तो ये तमाम अपने अलग पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं कि सपोज दिस इज द क्वेश्चनेयर विच विल बी यूज्ड फॉर द डेटा कलेक्शन। Their total number of questions, there are 20. They all are the closed-end questions. Each question they carry 3 marks from 0, 1, 2, and 3. 0 mean no pain. Suppose yeah, it mean the worst condition, and 3 mean the good condition. The total score will be that, and the minimum score will be that. If the score is increasing, so what does it mean? ये आप वहाँ पे लिखेंगे। And if the score is from that to that, it means that category. And if the score is between that and that, that is with that category. Suppose mild, moderate, severe, the poor, good, excellent, and so on. तो ये आप हर एक क्वेश्चन का स्कोरिंग, फिर उस ओवरऑल क्वेश्चनर का स्कोरिंग, उसकी इंटरप्रिटेशन, और जरूर उसकी जो वैलिडिटी जो है ये भी आप अपने डेटा कलेक्शन प्रोसीजर में मेंशन करेंगे। तो मतलब ये कि स्टेप अगर मैं रिवाइज कर लूँ कि डेटा कलेक्शन में आप क्या लिखेंगे। सबसे पहले डेटा को जीसीसी या रिसर्च कमेटी से, आईआरसी से, इससे आपने अप्रूव करना है। फिर आपने एथिकल अप्रूवल सर्टिफिकेट लेनी है। उसके बाद आपने डायरेक्टर साहब से, अपने चेयरमैन साहब से, प्रिंसिपल साहब से, द मोस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन आपके अथॉरिटी पर्सन है, उससे आपने एक अथॉरिटी लेटर लेना है। देन यू हैव टू विजिट द ऑर्गेनाइजेशन, द सेंटर्स, द हॉस्पिटल, द क्लिनिक्स, जहाँ से आपने डेटा लेना है। एंड इफ यू आर कलेक्टिंग द डेटा फ्रॉम द जनरल कम्युनिटी, देन यू मे स्किप दिस टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट इज द स्क्रीनिंग ऑफ द पार्टिसिपेंट रिगार्डिंग द इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया जो आप ऊपर आपने मेंशन किया होगा। एंड इफ द पर्सन इज नॉट एलिजिबल, आप इन्हीं क्लास के मुताबिक तो उसको आप एक्सक्लूड करोगे। एंड इफ दे आर एलिजिबल, दे आर इन द इंक्लूजन क्राइटेरिया, कोई भी ऐसे पॉइंट जो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में बयान की उसमें नहीं है, आप उससे कंसेंट फॉर्म जो है साइन करेंगे। आफ्टर साइनिंग द कंसेंट फॉर्म, अब उससे वो साइन करेगा। उसके बाद आप क्वेश्चनेयर डेटा लेंगे और उस क्वेश्चनेयर में आप साथ आप अपने उसको स्टेपल करेंगे। ये आपका डेटा कलेक्शन प्रोसीजर तो खत्म हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप अपनी क्वेश्चन डेटा कलेक्शन टूल के बारे में लिखेंगे कि ये कौन सा टूल हम यूज करेंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, किस टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे, स्कोरिंग, इंटरप्रिटेशन एंड टोटल डिटेल अबाउट दैट। उसके बाद द क्वेश्चन डेटा विल बी एंटर्ड इनटू द software like the stata, like the statistic, like the R software, like the species and so on। बहुत सारे और भी है। तो स्पेसिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, तो आप उसमें मेंशन करेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट योर डेटा कलेक्शन प्रोसीजर। डेटा एनालिसिस प्रोसीजर आप स्टार्ट करेंगे विद द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यू यूज फॉर द डेटा कलेक्शन एंड प्लस द वर्जन। सपोज आप स्पेसिस यूज करते हैं तो आप मेंशन करेंगे कि आई विल यूज द स्पेसिस, which mean the species का मतलब है the statistical package
फॉर द सोशल साइंसेस। तो ये आप मेंशन करेंगे, एंड वर्जन 25, 26, 28, 29 और 29 तक आप जो भी लेके, इट्स अप टू यू। अगर आप 22 भी लेगी तो आपके रिजल्ट्स पर कोई भी मतलब मसला नहीं है, कोई फर्क नहीं है कि अगर आप 29 यूज करते हैं, 23 यूज करते हैं। उसके बाद आप करेंगे कि आप क्वांटिटेटिव वेरिएबल के साथ क्या करेंगे, क्वालिटेटिव के साथ क्या करेंगे। तो जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स है उनको आप मेंशन करते हैं थ्रू द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। जो जैसे क्वांटिटेटिव से मुराद ये है जो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स है, आप मोस्ट सिंपल इसको न्यूमेरिकल वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे मिसाल एज है, अब एज जो है, सपोज एज द मीन एज वाज सपोज 21, फिर आप इसके साथ लिखेंगे प्लस माइनस। तो प्लस माइनस आप किस तरह लिखेंगे, ये देखिए आप इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में आप यहाँ से सिंबल के तौर पर जाएंगे और सिंबल में आप ये देखिए ये सिंबल जो है दिस इज यूज्ड फॉर द standard deviation, and which आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे एंड देयर विल बी प्लस सपोज 2.123। ये आपका हो जाएगा मीन प्लस माइनस सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन। सो दिस इज प्लस माइनस मीन, दिस इज द स्टैंडर्ड डिविएशन या ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। या एक बात और याद रखिए कि जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं और जो न्यूमेरिकल डेटा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप न्यूमेरिकल डेटा को कभी भी कैटेगोरिकल फॉर्म में कनेक्ट ना करें, क्योंकि इसका नुकसान क्या होगा। सपोज आप डेटा कलेक्ट करते हैं ऑन द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो आप लिखते हैं कि 1 to 2 years, 2 to 6 years, 7 to 10 years। तो आपने कैटेगोरिकल में इस डेटा को कलेक्ट कर दिया, तो नुकसान ये होगा कि आप जो है कभी भी इसको मीन नहीं निकाल सकेंगे, इसका आपको स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं मिलेगा, आपको ये पता नहीं होगी व्हाट इज द मिनिमम स्कोर, व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर, ये आपको पता नहीं लगेगा। मीन के अलावा आप मोड और मीडियन ये भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। बट इफ यू कैलकुलेट इट इन द न्यूमेरिकल फॉर्म, इन द कंटिन्यूअस फॉर्म, दैट्स सपोज व्हाट इज योर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 3 years, व्हाट इज योर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 7 year। तो आप जब न्यूमेरिकली इसको कंटिन्यूस फॉर्म में जैसा है अनकैटेगराइज्ड फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, तो एनी टाइम इन द स्पेसिस वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द कैटेगोरिकल फॉर्म। लेकिन स्पेसिस में आप कैटेगोरिकल से कंटिन्यूस में नहीं आ सकते। सपोज आपको चाहिए कैटेगोरिकल फॉर्म, आप ट्रांसफॉर्म में जाए, वहां से आप जो है रिकॉर्ड इनटू सेम और डिफरेंट वेरिएबल्स करिए, एक अलग स्टेप पे फिर हम इंशाल्लाह कभी डिस्कस करेंगे। बट remember this point कि always and always collect your numerical data in the continuous form rather than in the categorized form. The reason is that we can go from the continuous to into the categorical form, but we can't come back from the categorized form into the continuous form. Age है, आपकी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, सपोज आपकी ईयर अपनी मंथली इनकम है, पेन सपोज आप ले रहे हैं, तो आप 1 to 10 आप सिर्फ लिख दें, फिर बाकी जब आफ्टर जस्ट एक क्लिक से आप 1 to 4 एक कैटेगरी कर सकते हैं, 5 to 7 दो से कर सकते हैं, 7 to 10 8 to 10 आप दो से कैटेगरी कर सकते हैं, वो आसान है। सही। तो आप इस तरह लिखेंगे कि द न्यूमेरिकल वेरिएबल्स दे विल बी presented as the mean and standard deviation, while the categorical variables will be presented as the percentage and frequency। सही, ये लिखेंगे। उसके बाद आप आएंगे टुवर्ड्स द स्टैटिस्टिकल टेस्ट कि कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट हम यूज करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ statistical test, the parametric test and the non-parametric test. What does we mean by the parametric test and the non-parametric test? The main difference between the parametric and non-parametric test is just the normality of the data. If the data is normally distributed, so it means this is a parametric test use करेंगे, और if the data is not normally distributed, it's skewed, तो फिर आप नॉन पैरामीट्रिक यूज करेंगे। तो नॉर्मेलिटी हम किस तरह चेक करते हैं, दो इंपॉर्टेंट टेस्ट है, वन इज द केस टेस्ट, Kolmogorov test, and the other is the Shapiro-Wilk test. ये दो टेस्ट यूज होते हैं। द मोस्ट कॉमन appropriate with high power is the Shapiro-Wilk। Shapiro-Wilk जो है दिस इज द not only appropriate बल्कि इसका पावर ज्यादा है than the case test, so that's why this test is commonly used। जब आप स्पेसिस में नॉर्मेलिटी चेक करते हैं तो दोनों टेस्ट एट द सेम टाइम आते हैं, तो वहां से एहतियात करें कि आप शेपिरो-विल्क टेस्ट का रिजल्ट ले लें।
एंड इफ यू हैव यूज द 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल और आपका अल्फा वैल्यू 0.05 से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड इफ द वैल्यू इज लेस देन 0.05 व्हेन यू हैव यूज्ड द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, इट मीन द डेटा इज स्क्यूड। तो सबसे पहले काम इन द decision taking in the statistical analysis that to check the normality। अगर आप इस सिचुएशन चेक करना चाहते हैं, इस सिचुएशन मीन बिटवीन, अब इस सिचुएशन बिटवीन कैटेगरिकल, तो फिर उसमें नॉर्मेलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि आप जो है दो कैटेगरिकल की जब सिचुएशन रिलेशनशिप चेक करना चाहते हैं तो हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं, और काई स्क्वायर इज अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, इसका अल्टरनेटिव पैरामीट्रिक में नहीं है। So that's why suppose categorical gender है, the other is the intensity of the pain, mild, moderate, severe. So the mild, moderate, severe versus the male, ये दो variables categorical है। If there is a relationship between significant है या नहीं है, हम chi square use करते हैं, but there is no need of the checking the normality। लेकिन अगर आपकी वेरिएबल्स दोनों कंटिन्यूस है, इट मीन सपोज आप वेट और हाइट के दरमियान, weight is in kg and the height is in inches or meter, दोनों numerical variables है, दोनों continuous variable है। and if you want to check the association between them कि इन दरमियान जो relationship है significant है कि नहीं है, तो फिर क्या करते हैं, you have to check the normality। और normality should prevail। अगर आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है तो आप पियर्सन कोरिलेशन यूज करेंगे, जिस तरह यहाँ पे मेंशन है कि कंडक्टिंग द पियर्सन कोरिलेशन टेस्ट। और अगर इन केस आपका डेटा जो ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो फिर आप स्पेयरमैन कोरिलेशन टेस्ट यूज करेंगे। सो इट मीन इफ द वेरिएबल्स इज दे आर non-categorical, they are continuous, they are numerical, so then you have to check the normality, and if they are categorical, so then there is no need of checking the normality, as we may have the नॉन कैटेगरी, इसलिए आप नॉर्मेलिटी चेक करें। तो ये आप मेंशन करेंगे अपने इस डेटा इस प्रोसीजर में कि आप अपना जो डेटा नॉर्मेलिटी है वो किस तरह चेक करेंगे। सो आप लिखेंगे कि द डेटा नॉर्मेलिटी विल बी चेक्ड थ्रू द शपीरो-विल्क टेस्ट। अब शपीरो-विल्क टेस्ट जो है, दिस इज द शपीरो-विल्क टेस्ट। दिस इज एक्चुअली द मोस्ट कॉमन यूज टेस्ट फॉर द चेकिंग द नॉर्मेलिटी। फिर इसके बाद जो है आप पियर्सन कोरिलेशन टेस्ट यूज करते हैं, या स्पेयरमैन यूज कर सकते हैं, या जो है कांडाल यूज कर सकते हैं, या चेक कर सकते हैं द काई स्क्वायर टेस्ट। इसके अलावा अगर आप एडवांस स्टैटिस्टिक करना चाहते हैं, थोड़ा सा फिर डिटेल हो जाएगा, तो आप रिग्रेशन मॉडल भी यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो याद अक्सर स्टूडेंट जो मास्टर लेवल पर करते हैं या अंडरग्रेड वाले भी यूज कर सकते हैं कि वो जब रिग्रेशन मॉडल भी या रिग्रेशन विल बी अप्लाइड, तो याद रखिए कि व्हेन यू आर यूजिंग द रिग्रेशन मॉडल, तो मॉडल कौन सा यूज करेंगे ये जरूर मेंशन करें। आप यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करेंगे, आप लीनियर रिग्रेशन यूज करेंगे, नॉन लीनियर यूज करेंगे, बाईवेरिएट लॉजिस्टिक यूज करेंगे, मल्टीवेरिएट यूज करेंगे, दे आर डिफरेंट अदर मॉडल्स एज वेल। तो ये डिपेंड करता है कि व्हाट आर योर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसलिए लॉजिस्टिक और ये जो आपकी रिग्रेशन मॉडल है ये भी हम मेंशन करें। तो ये तीन चीजें हो गई कि आप अपना कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे और डेटा प्रेजेंट किस तरह करेंगे इन कैटेगोरिकल डेटा को, और दूसरा हमने डिस्कस कर दिया द कंटिन्यूस डेटा को। उसके बाद आप नॉर्मेलिटी किस तरह चेक करेंगे, और थर्ड हमारी स्टैटिस्टिकल टेस्ट होंगी। ये तीन बातें हम लिखेंगे, और उसके बाद एंड में हम लिखेंगे कि हमारा जो अल्फा वैल्यू होगा दैट विल बी 0.05, सो दैट विल बी द एंड ऑफ योर डेटा एनालिसिस प्रोसीजर। तो इट मीन कि आप जब डेटा एनालिसिस प्रोसीजर लिखते हैं तो स्टार्ट विद द सॉफ्टवेयर यूज्ड, यानी डेटा विल बी एनालाइज्ड थ्रू द स्पेसिस 25 वर्जन सपोज, एंड आपकी एंड होगी आपकी अल्फा वैल्यू पर, दरमियान में आप प्रेजेंटेशन अपडेट और ये यूज करेंगे। तो दैट वाज ऑल अबाउट द डेटा एनालिसिस प्रोसीजर, हमने ब्रीफली डिस्कस कर दिया। दैट विल टेक मोर टाइम इफ वी डिस्कस ऑन द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की विच टेस्ट इज
appropriate in which condition, एक अलग सेशन हो सकता है कि हम कौन सा statistical test जो है कब यूज करते हैं। मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया कि if they are categorical, go for the chi-square. If your both variables are continuous or numerical and you want to check the association between them, go for the Pearson. If the data is normally distributed, go for the Spearman. If it is not normally distributed, yeah, we can say that if it is skewed. इसी तरह आप अगर लॉजिस्टिक भी ऐड कर सकते हैं तो आप लीनियरिटी पर उसके अपनी एजम्पशंस हैं। सपोज उसकी होमोसिडिसिटी है, उसकी लीनियरिटी है, उसकी कोई आउटलायर नहीं है उसमें, आपके डिपेंडेंट जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस तरह होंगे कैटेगरी। तो ये सब एजम्पशन जब आप अप्लाई करते हैं और देखते हैं, उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि विच रिग्रेशन मॉडल विल बी more appropriate for your study. So that was the end of today's session. We have discussed about that how we can write the title. Then we discussed how to write the introduction in detail. And after introduction, we discussed the objective, then the operational definition, then the material and methods or methodology. उसके बाद जो है we have discussed sample size, how we can calculate a sample size. We have discussed through the Open API and the RouseSoft as well as in the calculator.net. Then we have talked about the sampling technique, the sample inclusion and exclusion criteria, data collection procedure, and at the end data analysis procedure. बिब्लियोग्राफी ये तमाम के तमाम आप मैनुअली नहीं लिख सकते, ये एक अलग सेशन रख सकते हैं। एंड हाउ टू साइट एंड हाउ टू यूज द EndNote software, how to build a library, how to import the evidence into the library of the in the EndNote, and how to export the citation from the EndNote into the document. So ये import export जो है ये अलग सेशन में हम डिस्कस कर सकते हैं। the number of citation कितनी होनी चाहिए, so there is no such hard and fast rule कि भाई ये एक फिक्स अमाउंट है। लेकिन कोशिश करिए कि आपकी जो ये साइटेशन या रेफरेंसेस हैं ये 8 से कम ना हो और 15 से ज्यादा ना हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा लिखेंगे तो आपके वर्ड ज्यादा होंगे। तो कोशिश करिए कि इसको ज्यादा से ज्यादा रखें तो 20 तक लेके जा सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। और 8 से कम होगा तो इसका मतलब है कि आपने लिटरेचर सर्च इतना नहीं किया है। तो कोशिश करें कि इसको आप जो है 10 और 20 के दरमियान रखें, तो ये आपका बेहतर होगा। तो टोटल नंबर जो है ये आपके मैक्सिमम आप जा सकते हैं टू 3000, नॉट मोर देन दैट। कम जो है कम से कम ये एटलीस्ट 1000 प्लस होनी चाहिए, क्योंकि 1000 प्लस नहीं है इसका मतलब है कि आपने बहुत कम इसमें लिखा है। तो आप अगर इनके यहाँ पे 700 to 800 आपने इंट्रोडक्शन लिख देते हैं, या 500, अमूमन 500 लेकर लेकर 700 आप जा सकते हैं। तो आप 2000, 2228 तक ये आप जा सकते हैं, नॉट मोर देन 3000. So now if you have any question, हम चैट ओपन कर देते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। अदरवाइज ये so we have one raised hand and अस्सलाम वालेकुम मिस्टर डॉक्टर मोहम्मद नायब अली खान। सॉरी नायब, आप को हम स्टार्ट में नहीं ले सके एंड आई वेरी वेरी सॉरी। खैर आपको सारी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं भेज दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर नायब अली खान इज माय क्लास फेलो एंड ही इज नाउअडेज इन यूके। वहाँ से मास्टर उन्होंने कंप्लीट की हैं एंड वहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं एंड ही इज जॉइन अस फ्रॉम द देयर। सो वेलकम मोहम्मद नायब अली खान। थैंक यू वेरी मच बिलाल साहब। आई थिंक आप मेरी वॉइस सुन सकते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, it was a wonderful experience
आई जस्ट वो कहते हैं मैंने अपना जो थेरेपी का जो वो था रिसर्च वो मैंने दोबारा से रिफ्रेश कर दिया है, और लिटरली बहुत इंफॉर्मेटिव था। थैंक यू वो सो कहते हैं समंदर को आपने कूजे में बंद कर दिया विद इन फ्यू मिनट। एनीवे मेरा एक क्वेश्चन है और सजेशन है। क्वेश्चन ये है कि how we do appropriate research like titles, because there is a lot of research article available on the internet, and there's some updated version and some was like old version. So if like a student going to select any topic, what kind of things he think about, like regarding the मच। topic selection? Okay, thank you so much. First of all, to thank you so much for your kind words. मैं सब स्टूडेंट्स को ये अक्सर बताता हूँ कि ये बहुत सबसे मुश्किल काम जो स्टूडेंट के लिए है, दैट इज द टॉपिक सिलेक्शन जो है। क्योंकि टॉपिक सिलेक्शन में स्टूडेंट्स दैट डोंट हैव द नॉलेज अबाउट रिसर्च एंड दैट्स थोड़ी मुश्किलात उनके लिए आती हैं। मैं एक सिंपल सा इनको एक ट्रिक बता दूंगा कि आप सबसे अच्छी बात ये कि आप कोई भी जर्नल विच इज रिलेटेड टू द फिजिकल थेरेपी लाइक द जर्नल ऑफ फिजियोथेरेपी, जो अच्छे जर्नल्स होते हैं, लोकल जर्नल्स होते हैं, उनकी वेबसाइट पे जाइए और उनकी प्रीवियस जो 3-4 सालों की जो जर्नल्स है उनके कंटेंट्स जो है उनको रीड करें तो इनको मल्टीपल हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टाइटल जो उनके सामने आ जाएंगे। नाउ Good. फिर उसके बाद जो है ये इनको देखिए कि जो इनके लिए फिजिबल है, उनके लिए जो एप्लीकेबल है, इनके रिलेवेंट है, इस यहाँ पे कर सकते हैं, इनकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करते हैं। तो ये अपने लिए ये तकरीबन वो 100 में से 10 आप टॉपिक सेलेक्ट करेंगे एंड देन दे विल डिस्कस विद ईच अदर इफ दे आर वर्किंग कोलैबोरेशन विद ईच अदर इन अ टीम में काम कर रहे हैं, एज अ ग्रुप में काम कर रहे हैं, and then they can discuss it individually as with each other as well as they can discuss it with the supervisor as well. So ये एक Hmm. आसान तरीका है, क्योंकि Good. इसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट टॉपिक सेलेक्ट करते हैं बट दे डोंट नो अबाउट देयर ओरिजिनल, इसलिए जो टॉपिक आप सेलेक्ट करते हैं उसको थोड़ा सा लिटरेचर सर्च करें कि इस पर टॉपिक कितने अवेलेबल है। मैं स्टूडेंट को अक्सर कहता हूँ कि आपको लिमिटेशन ये कहाँ से मिलेंगे, तो जब आप आर्टिकल्स डाउनलोड करते हैं तो आर्टिकल के डिस्कशन पोर्शन में जस्ट अबव द कंक्लूजन, यानी डिस्कशन के बिल्कुल एंड पैराग्राफ में आपको उस स्टडी की जो लिमिटेशंस होंगे, जो उस स्टडी में नहीं है उन्होंने मेंशन की है, वो वहां पे मेंशन होगी। तो जब भी आप कोई आर्टिकल सेलेक्ट करते हैं उसको आप अगर आप अपना चाहते हैं कि दिस इज माय नाउ टॉपिक व्हिच आई कैन डू वर्क, ये आप उस पर काम कर सकता हूं, तो इसको रेशनल जरूरी है, रेशनल आप वहां से बना सकते हो। जस्ट रीड दैट एंड पोर्शन एंड पैराग्राफ ऑफ द डिस्कशन, वहां से आपको लिमिटेशन मिल जाएगी। दूसरी आप Good. जब लिटरेचर सर्च करें एंड इफ यू डोंट हैव द रिसर्च अवेलेबल इन पाकिस्तान रिलेटेड टू बिलीव्स एंड, तो ये भी एक रेशनल पॉइंट हो सकता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है कि आप मल्टीपल स्टडीज जब डाउनलोड करोगे तो इसको उसकी कंक्लूजन को रीड करें एंड इफ देयर इज एम्बिग्विटी एंड इफ देयर इज contradictions, if there is difference between the conclusions, so this is one of the strongest point, that there are inconsistencies in the results in the literature, and due to that inconsistency this is the need of the day to have an updated study that either we have to follow which result। ये स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था, तो मेरे ख्याल में ये 2-3 चीजें जो हैं ये हम ऐड कर सकते हैं फॉर द टॉपिक सिलेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल वेरी इंफॉर्मेटिव। एक सजेशन जो मेरी अपनी पर्सनल ड्यूरिंग माय कॉलेज ग्रेजुएशन डेज में हुआ था, मैं टॉपिक सेलेक्ट कर लिया था एंड आई वेंट टू डिपार्टमेंट और मैंने वहाँ से डेटा कलेक्शन कर लिया था, एंड द मैनेजर जो वहाँ पे थे उन्होंने मुझे वर्बली बताया था कि आप अलाउड हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने अपनी जो थीसिस जब मैं सेलेक्ट करने वाला था, सबमिट करने वाला था, तो उस टाइम मुझसे मेरे सुपरवाइजर ने उसका एक पेपर मांगा था, कंसेंट जिसको कहते हैं, जैसे बिलाल साहब ने बताया था। तो वो मैंने लिया नहीं था और उसको गुजरे हुए भी 6 महीने हो गए थे। तो वो फिर सारा डेटा मैंने दोबारा से रिवाइज किया और मैंने फिर टॉपिक अपने लिए दोबारा से सेलेक्ट किया। तो ये गलती अगर आप करें तो ये अवॉइड करें। आप जब भी टॉपिक सेलेक्ट करें तो जहाँ पे आपने डेटा कलेक्शन करना है तो आप वहाँ पे जाएं और मेक श्योर आप रिटर्न उनसे वो जो ऑलरेडी पैटर्न बना हुआ है, आई एम प्रिटी श्योर केमयू का, तो आप वो उन पे रिटर्न उनसे साइन एंड स्टैम्प करवाएं। तो ये फिर आपने लास्ट में सबमिट करना होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर नाइब, आपके इस पॉइंट को राइज करने के लिए। ये मैं स्टूडेंट्स को दोबारा थोड़ा सा पॉइंट को, जी जी। क्योंकि आप जब भी काइंडली किसी हॉस्पिटल किसी ऑर्गेनाइजेशन से डेटा कलेक्शन जाएं
तो अपने पास एक अथॉरिटी लेटर जो ऑलरेडी आपको डायरेक्टर के ऑफिस से, प्रिंसिपल के ऑफिस से मिलेगा, और अपना प्रपोजल, जो हम्म। प्रपोजल आपकी अप्रूव हो चुकी है उसकी एक हार्ड कॉपी आप साथ लेके जाएं। वहां से मीटिंग अरेंज करिए अपनी उस अथॉरिटी पर्सन से, और जब आप वर्बली इजाजत दे दे तो आप उसको सके कि काइंडली इफ यू डोंट माइंड, इसको आप रिटर्न में दे, ताकि किसी भी वार्ड में, किसी भी आप इसमें किसी से आप डेटा कलेक्ट करते जाए तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट साइन होगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उस टाइम के लिए भी एग्जैक्टली। जरूरी है। और उस बाद जब आपसे एक्सटर्नल एग्जामिनर, जब आप सुपरवाइजर या कोई भी, अक्सर जब पब्लिकेशन के लिए भेजते हैं तभी आपसे देखते हैं कि आपने विद अप्रूवल डेटा कलेक्ट किया था या आपने विदाउट अप्रूवल डेटा, एथिकली इट्स अनसाउंड कि आप बगैर अप्रूवल का डेटा कलेक्ट करिए। तो आप कहते हैं कि एथिकल अप्रूवल आपने इजाजत ली थी, तो फिर आपसे अगर मांगे और आपके पास डेटा साइन डॉक्यूमेंट ना हो तो फिर आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी आप बिल्कुल। इजाजत ले, एंड याद रखिए किसी भी पॉइंट में वर्बल की कोई कीमत, कोई वैल्यू नहीं है रिसर्च में। वर्बल, पेशेंट एग्जैक्टली। पेशेंट आपसे कहते हैं कि आई एग्री टू पार्टिसिपेट, जब तक वो साइन ना करें इस वर्बल को, आप किसी भी जगह पर एडुकेट नहीं कर सकते। तो काइंडली आप सारे बिल्कुल। स्टूडेंट सुन लें कि विद आप कंसेंट फॉर्म इट शुड बी साइन, ethical approval it should be in written form, data collection approval that should be with sign and with stamp, and और ख्याल करें कि लिखा क्या है। जैसे अब यहाँ पे एक ग्रुप था एनसीएस में, हम्म। तो वहाँ पे हम एज अ गए थे एग्जामिनर, तो जो डॉक्यूमेंट उन्होंने तीसरे में ऐड किया था वहां पर साफ साफ लिखा था कि ड्यू टू डिटेल लिखा, तो एंड में क्या था, दैट्स द रीजन यू आर नॉट अलाउड टू कलेक्ट द डेटा। उन्होंने उस सेंटर से डेटा कलेक्ट भी किया था और इस डॉक्यूमेंट को उन्होंने थीसिस में भी लगाया था, बट दे डिडंट बोदर जस्ट टू रीड दैट नोट कि उन्होंने लिखा क्या है। साफ साफ उन्होंने हम्म। लिखा था कि हम आपको यहाँ पे डेटा कलेक्शन के लिए इजाजत नहीं दे दी और नॉट अलाउड हो, फिर भी उन्होंने डेटा कलेक्ट कर दिया। इस बात का भी ख्याल रखिए कि उन्होंने क्या लिखा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर नाइफ फॉर द थैंक यू वेरी मच, आपने रियलाइजिंग मुझे दैट पॉइंट। इनवाइट किया। इट वाज लिटरली रिफ्रेशिंग ऑफ माय होल नॉलेज रिगार्डिंग दैट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच फॉर द You are इनविटेशन। थैंक यू welcome. वेरी मच। अच्छा, okay, we have another question here, sir, operational definition को again थोड़ा समझे related to systematic review। अच्छा, सिस्टमेटिक रिव्यू में आपकी जो, सपोज आपका मेन टॉपिक है कि आरटीएमएस है या डायरेक्ट करंट है फॉर सम कंडीशन, तो वहां से आप ये आरटीएमएस या आपका जो ट्रांसक्रीनियल डायरेक्ट करंट है, ये आप किसे कहेंगे? यानी ये आप एक रेंज, हाई फ्रिक्वेंसी लेंगे, लो फ्रिक्वेंसी लेंगे, या दोनों लेंगे, तो आप वहां पे मेंशन करेंगे। दूसरी बात, वहां पे जो पेशेंट आपने सेलेक्ट किए हैं, सपोज ये नी आर्थ्रोप्लास्टी है, सपोज ये स्ट्रोक के पेशेंट है, तो भी आप वहां स्ट्रोक को मेंशन करेंगे कि किस टाइप की। अमूमन जब आप सिस्टमेटिक रिव्यू लेते हैं तो आपका ऑपरेशन डिफिनेशन ब्रॉड होते हैं। ब्रॉड का मतलब ये है कि आप लिखें कि ऐसी स्टडी जिन्होंने एक्यूट ली है वो हम शामिल करेंगे, जिन्होंने सब एक्यूट ली है वो भी शामिल करेंगे, जिन्होंने क्रोनिक पेशेंट ली वो भी हम शामिल करेंगे। यानी हम किसी भी स्टडी को जिसमें हमारा ये ट्रीटमेंट, ये मॉड्यूल यूज है, हम इसको मिस नहीं करेंगे। इसी तरह जो है आप अपनी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है, यानी जो आपका मेन, जिसे पीको में हम जिसे आई कहते हैं, आई को जरूर आप मेंशन करें कि हमारे आई में तो ये जो आपकी ऑपरेशन डिफिनीशन है, दैट शुड बी बेस्ड ऑन द पीको। आपकी पॉपुलेशन ये कौन होगी, तो ऑपरेशन डिफाइन देम। इसके बाद आपकी इंटरवेंशन ऑफ इंटरेस्ट ये क्या होगी, उसको आप एक्सप्लेन करें। उसके बाद आपका आपकी कंपेरेटर क्या होगी, दैट में बी एनी फिजिकल थेरेपी। सो दिस इज नॉट मैंडेटरी बट यू कैन राइट द पी एज एंड आउटकम। बहुत जरूरी है कि आप जो है अपने आउटकम को किस तरह मैयर करो। ये क्या पेन, सपोज पेन है, रेंज ऑफ मोशन है, तो किसी भी स्केल से अगर किसी ने यूज किया है दैट डजंट मैटर। बट इफ यू आर राइटिंग द क्रॉस सेक्शनल, तो वहां पर फिर आप जरूर मिशन क्या, वहां तो